तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों इस बार भी जो है आपके पैटर्न में जो है चेंज किया गया है। इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.5 अंक और 5 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको फिजिक्स का जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सभी रिलेटेड जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो अंत तक देखेंगे। और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो है प्रकाश के परावर्तन से प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी समतल सतह से अगर सूर्य की रोशनी से जो है यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है और पुनः उन्हीं के दिशा में जो है वो वापस आ जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला आपको इस प्रकार देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लिख देना है कि आपतन कोण यानी कि आई, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। यानी दोस्तों कोण आई जो है वो कोण आर के हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से 2 परावर्तन के नियम आपको लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, या आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर देना है कि समतल दर्पण की प्रतिबिंब की भू विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। जो कि पहला इस प्रकार है कि प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा देना है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। तीसरा लिख देना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। अगला लिख देना है कि प्रतिबिंब का प्रावर्स परिवर्तित होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो है ना छाया जो है प्रतिबिंब का हमेशा जो है परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट में आपका आंसर दे देना है, इसकी विशेषताएं लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। यानी दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि अगर समतल दर्पण द्वारा जो है आवर्धन की जो क्षमता है वो +1 है, यानी आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका आशय क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख देना है कि m बराबर 1 दर्शाता है। यानी कि आवर्धन जो है +m है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बीम के साइज के बराबर है। m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी लड़का, ठीक है, कोई भी वस्तु को हम रख देते हैं, मान के लिए एक लड़का हम यहाँ पे बना दिए हैं और यह जो है प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि यह क्या है, समतल जो है प्रतिबिंब है। तो अब इसको क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। ये जो है आपका दर्पण दिया गया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार बनेगा और इसका जो आकार क्या होगा, ये आभासी होगा और सीधा प्रतीत होगा। अगर ये इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा भी यहाँ क्या होगा, इधर की ओर दर्शाएगी। यानी कि ये क्या होगा, आभासी होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। तो यानी दोस्तों गोलीय दर्पण द्वारा जो ये सभी बिंदु को दर्शाए गए, इनको परिभाषित करनी है। तो पहला आपको जो है परिभाषित करना है ध्रुव के बारे में। तो इसका लिख देना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि अगर यह गोलीय दर्पण का एक मैं भाग ले लेता हूं, उत्तल दर्पण ले लो या अवतल दर्पण ले लो, और इसका जो अंदर वाला जो मुख्य बिंदु होता है ना, जो अंदर वाला जो यहाँ पे होता है, जो कि ये मुख्य अक्ष गुजरती है और जो ये कटती है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। चलिए अगला जो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कह रहा था कि मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष के बारे में लिख देना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला लिख देना है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में लिख देना है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला लिख देना है फोकस के बारे में। फोकस लिख देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अगला आपका जो है फोकस दूरी के बारे में कह रहा था, तो फोकस दूरी के बारे में भी आपको बता देना है। तो फोकस दूरी के बारे में इस तरीके से परिभाषा लिखना है कि फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार से जो है चारों को जो है यानी चारों पांचों का आपको जो है पूरी तरह से परिभाषित कर देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। तो अवतल दर्पण द्वारा जो मुख्य फोकस बनाया जाता है, मुख्य फोकस उत्पन्न होती है, उसको परिभाषित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं। अवतल दर्पण का दो उपयोग हो गया, एक सोलर कुकर में और दूसरा हो जाएगा मोटर कार के हेडलाइट में। तो ये हो गया, मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लास में भी बताया था कि इसका जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि सोलर कुकर जो है इसका जो भाग जो होता है ना वो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पे लाइट इस पर पड़ता है ना, तो अगर यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, इसका लाइट पड़ता है, तो ये क्या होता है, सीधी रेखा में इसको जो है प्रकाश को भेजती है, सीधी रेखा में इसको जो है प्रदर्शित करती है, यानी कि ये जो है प्रकाश को विस्तारित करती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग तो है, एक तो साइड मिरर और दूसरा हो जाएगा कि बल्ब के ऊपर जो परावर्तक के रूप में होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। पहला लिख देना है कि मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। ठीक है, और दूसरा लिख देना है सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। तो सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो है ऐसे खंबा लगा रहता है और यहाँ पे जो ऊपर में बल्ब जो ऐसे करके लगा रहता है। तो यहाँ पे जो इसका बल्ब के ऊपर जो एक परावर्तक सतह होता है उसी में जो है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है इसकी रोशनी जो है विस्तारित हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो इसका पहला दिया है कि किस कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, यानी किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट के बारे में आपको बताना है। तो हेडलाइट में जो है किस प्रकार का हम दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण। उसके बारे में परिभाषित लिख देना है, परिभाषा लिख देना है कि उत्तल दर्पण वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दिए। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि किसी वाहन का पार्श्व यानी कि पार्श्व दृश्य दर्पण, जिसको हम साइड मिरर भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया कि साइड मिरर में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषित इस प्रकार देना है, परिभाषा लिखना है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर विकृत होते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर इसका लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो है किसी भी वस्तु को जो है उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है। इस प्रकार से भी आप छोटा लाइन में लिख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे दिया गया है कि सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में देना है कि सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि इसका जो है साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर आपको लिख देना है कि उत्तल दर्पण हमेशा जो है किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए समर्थ बनाता है। यानी कि ये जो है समझिएगा कि अगर किसी भी गाड़ी के बगल में, ठीक है, या ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा रहता है जिसको साइड मिरर कहते हैं, अगर हम उसमें देखते हैं ना तो कोई कितना बड़ा जो गाड़ी रहता है पीछे रहेगा गाड़ी के पीछे, ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें जो है छोटा प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यह जो है एक मैंने कार यहाँ पे मैंने आपको यह बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई,
देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार लिया और यहाँ पे इसका साइड मिरर लगा हुआ और यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा एकदम ट्रक है, ठीक है, बड़ा सा एकदम जो है ट्रक यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे शीशा में क्या दर्शाएगा कि शीशा में जो है तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे एकदम छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे क्या होगा, ड्राइवर को अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी है, इसको साइड देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेगा। तो क्या होगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को जो है साइड देने में आसानी होती है, ड्राइवर को अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि मोटर गाड़ियां में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है। तो मैंने अभी पहले बताया था, अगर ये हेडलाइट है, समझिएगा हेडलाइट है और यहाँ पे बल्ब लगा है, तो ये क्या होगा, इसकी रोशनी इधर जो है रिफ्लेक्शन करेगी, तो इसका क्या होगा कि ये सीधी रेखा में जो है इसका प्रकाश जो है विस्तारित करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको परिभाषा इस प्रकार, इसको परिभाषित इस प्रकार करनी है, इसको इस प्रकार आंसर देना है कि वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आंसर लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिख देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है और इस फॉर्मूले के आधार पर जो है आप लोग के न्यूमेरिकल में जो है ये काम आने वाला है, न्यूमेरिकल सवाल ये बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेना और दर्पण का सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे और लेंस का सूत्र भी याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इसका आंसर देना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। यानी कि किसी भी एक माध्यम ले लेते हैं, अगर ये जल है, ठीक है, ये मान के चलिए जल है, अगर हम किसी भी वस्तु को अगर यहाँ पे टॉर्च से एक रेखा मतलब रोशनी दे रहे हैं, यानी टॉर्च जलाकर इसको देख रहे हैं, ये जो है एक सीधी रेखा में यहाँ पे गमन करेगी, फिर इसको जो है यहाँ पे टेढ़ी रेखा में गमन करेगी, जिसका क्या होगा कि प्रकाश का जो रोशनी है यानी कि लाइट है, जो टॉर्च की जो लाइट है वो क्या होगा कि टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती है, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। ये किसी भी ये क्या है, ये सघन माध्यम भी मान सकते हैं, एक सघन माध्यम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। तो इस प्रकार से देना है कि अपवर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लिख देना है कि आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि साइन आई अनुपात क्या होता है, साइन आर का अनुपात में स्थिर होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला लिख देना है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर है कि अपवर्तन संबंधित स्नेल का नियम लिखें। या आपको कुछ पूछा, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम से आप क्या समझते हैं, स्नेल के नियम को लिखें। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देनी है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर मी होता है, जिसको हम स्थिरांक भी कहते हैं। यह फॉर्मूला जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए अपवर्तन का कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्यों क्या होता है, या अपवर्तन किस कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि अपवर्तन प्रकाश की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि किसी भी दिशा में, मैंने अभी बताया था ना कि अगर ये हम किसी टॉर्च की रोशनी को जो है जल में डालते हैं, ठीक है, जल में हम देखते हैं, तो ये क्या है, एक माध्यम में इसको मोड़ देती है, फिर वह पुनः दूसरे माध्यम में मोड़ देता है। तो इससे क्या होगा कि यह जो रोशनी है ना, थोड़ा सा अलग अलग दिखने लगता है, कि यहाँ पे सीधी गए, यहाँ पे टेढ़ी दिखने लगता है, तो टेढ़ी मतलब टेढ़ा दिखने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो पारदर्शी माध्यम है, यानी कि जल क्या है, पारदर्शी माध्यम है, और ये जो है प्रकाश दूसरे जगह पर जो है ये प्रवेश हो रही है, तो इसकी जो चाल है ये थोड़ी सी परिवर्तन होने लगता है, इसका चाल जो है वो परिवर्तित
हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग कहते हैं कि ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम को बोधित करता है या प्रकाश के अपवर्तन को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। तो अपवर्तनांक की परिभाषा इस प्रकार है, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश की निर्वात की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि n बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। इसको आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है यानी कि 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसका आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देना है कि इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। यह क्वेश्चन जो है काफी VVI है, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2.5 अंक के हैं और आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु यानी कि फोकस पर मिलती है। यह आपका परिभाषा हो गया अभिसारी का। अब लिखना है कि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में भी देना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती यानी कि अपसारित हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ध्यान यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। तो इसका आंसर देना हाँ, क्योंकि अगर मान के चलो थोड़ा सा भी भाग अगर प्रतिबिंब का या दर्पण का खाली है या लेंस का खाली है तो वो जो है किसी भी वस्तु को जो है पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि हाँ, यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी क्योंकि किरणों की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस से क्या समझते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो सबसे पहले लेंस से आप क्या समझते हैं उसको आपको परिभाषित करनी है। आंसर देना है कि दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह विकृत हो लेंस कहलाता है। ये हो गया लेंस की परिभाषा। अब यहाँ पे ये भी पूछा गया कि लेंस में जो है दो जो फलन होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके जो भी जो है क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको बताने हैं। तो आंसर इसको लिख देना है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्न प्रकार के अंतर हैं। तो पहला जो है इस प्रकार से ढांचा बना लेना है उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। उत्तल लेंस में लिख देना है कि यह बीच में मोटा तथा किनारों पर जो है पतला होता है। अवतल लेंस में लिखना है कि यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस में दूसरा लिख देना है कि इनमें किरणें संतृप्त होती है। ठीक है, उसके बाद लिख देना अवतल में इसमें किरणें जो है अपसारित होते हैं। इसको हम जो है यहाँ पे जो है अपसारित के जगह में जो है यहाँ पे अपसारित भी लिख सकते हैं संतृप्त के जगह में, और यहाँ पे अपसारित होती है। ठीक है, इसका हमेशा क्या करना है, अपोजिट लिख देना है। अगला यहाँ पे लिख देना है कि इनमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल में लिख देना है कि इनमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों में अंतर आपको दर्शा देनी है, लिख देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका SI मात्रक डायप्टर होता है। संकेत में D या m/-m होती है, तो यानी कि प्रति मीटर होता है। इस प्रकार से जो है आपको डायप्टर की परिभाषा लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो इसका आंसर देना है कि एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी जो है 1 मीटर होती है। इस प्रकार से जो है
आपको आंसर देने हैं। इस वीडियो में मैंने जो है प्रकाश चैप्टर से सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया है। आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी बताए गए क्वेश्चन हैं इनको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।